बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में हमारा लेक्चर नंबर 6 है। तो आप लोगों को याद होगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो गुड डिज़ाइन होता है उसकी क्या एट्रीब्यूट्स होती हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, जिसमें हमने सबसे पहले ये कहा था कि हम जो है डिज़ाइनिंग इस तरह से करें कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हो वो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो गुड, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस गुड होनी चाहिए। फिर हमने कहा था कि वो रिलायबल होना चाहिए। उसके बाद हमने कहा था कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मॉडिफाइएबल होना चाहिए। तो उसके बाद क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, जिसमें का हमने कहा सिंपल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स इन डिज़ाइन हमने डिस्कस किए थे, जिसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग था, यानी कि हमारा जो ईच सब सिस्टम हो उसके अंदर जो प्रोसीजर डाटा हो वो सिर्फ उसी मॉड्यूल या सब सिस्टम में एक्सेसिबल हो, किसी और सब सिस्टम से वो प्रोसीजर्स और डाटा जो है वो एक्सेसिबल ना हो। उसके बाद था उसमें हमारे पास कोहेजन कपलिंग, यानी कि हर जो मॉड्यूल हो, कोहेजन यानी कि हर मॉड्यूल जो है वो किसी सिंगल स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है वो डिज़ाइन किया गया हो। उसके बाद था कपलिंग, यानी कि उनके दरमियान जो है वो कम से कम इंटरकनेक्शन हो मॉड्यूल्स के दरमियान, यानी कि वो कम से कम एक दूसरे के साथ जो है वो डिपेंडेंट हों, इंटरकनेक्टेड हों। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड्स जो हैं वो क्या होते हैं, डिज़ाइन पैराडाइम्स क्या होता है। पैराडाइम्स मीन यानी कि प्रोटोटाइप, यानी कि किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए उसका जो इनिशियल मॉडल होता है हम उसको क्या कहते हैं, पैराडाइम या प्रोटोटाइप कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड्स में हमारे पास जो है, इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथडोलॉजी (SDM) refers to specific set of procedures used to manage and control the SDLC, यानी कि हमारे पास SDM में जो है वो हमारे पास वो तमाम के तमाम स्पेसिफिक सेट होता है वो प्रोसीजर्स का या प्रोसेसेस का, जिसको हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को कंट्रोल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड्स को चूज़ करने के लिए हम जो है कुछ फैक्टर्स हैं जिनका हमने जो है वो ख्याल रखना होता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड को चूज़ करते हुए हमने ये सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम किस तरह का जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, यानी कि या वो क्या मतलब सेपरेट सॉफ्टवेयर है या डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि मल्टी जो है वो मल्टीपल फाइल्स को स्टोर करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को स्टोर करने के लिए जो है हम वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। उसके बाद हमने देखना है कि स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि जो हम प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं उसका स्कोप क्या होगा, यानी कि हम जो है किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को जो है वो चेंज कर रहे हैं या हम न्यू प्रोजेक्ट जो है वो बना रहे हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ठीक है ना। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से होंगे, यानी कि हमारे पास टाइम कितना होगा, हम जो है उस पर कितना बजट जो है वो स्पेंड करेंगे उस प्रोजेक्ट पे, हमारे पास एक्सपर्टीज़ यानी कि हमारे पास जो है वो इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट टीम है या नहीं है। द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज स्टैंड अलोन, यानी कि वो एक सेपरेट सॉफ्टवेयर है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेटवर्क स्ट्रेटजीज आर ऑपरेशनल। द स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सच एज रीवैम्प, यानी कि रीनोवेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम और न्यू सिस्टम, यानी कि हमने ये देखना है कि हम रीनोवेशन कर रहे हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम की या जो है हम न्यू सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। द नंबर ऑफ मॉड्यूल इन्वॉल्व, यानी कि कितने उसमें मॉड्यूल इन्वॉल्व हैं। अंडरलाइंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोडिंग, यानी कि उस सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी क्या है। सिस्टम टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हमने देखना है द रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट सच एज टाइम, यानी कि कितना टाइम हमने स्पेंड करना है, कितनी जो है वो मनी हमने उस पर स्पेंड करनी है। एक्सपर्टीज़, यानी कि हमारे पास जो टीम है वो काबिल है कि नहीं है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेथड्स सिस्टमेटिक अप्रोच टू डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यानी कि हमारे पास स्ट्रक्चर्ड एक मेथड है, स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शंस जो है हर मॉड्यूल से रिलेटेड जो है वो फंक्शंस डिज़ाइन करते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है
डाटा सेंटर्ड है, डाटा स्ट्रक्चर्ड, डाटा ओरिएंटेड, डाटा स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर सेंटर्ड, कंपोनेंट बेस्ड है जिसमें जो है हम एक मेथड को या एक जो हमारे पास प्रॉब्लम होता है बिग प्रॉब्लम, उसको क्या करते हैं डीकम्पोज करते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या कंपोनेंट्स में। उसके बाद हमारे पास एक डिज़ाइन मेथड है, फॉर्मल मेथड्स, जिसमें हमारे पास एसआरएस में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम क्या करते हैं उनका एक मैथमेटिकल इक्विवेलेंट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में उसको जो है रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर्ड मेथड प्रोसेस फंक्शंस आर आइडेंटिफाइड, यानी कि हर उस मॉड्यूल से रिलेटेड जो है हम क्या करते हैं फंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डेवलप एन ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ अ सिस्टम, हम जो है हर उससे रिलेटेड जो है वो ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करते हैं। डाटा ओरिएंटेड एंटिटीज़ आर डिटरमाइंड फॉर ईच सब सिस्टम, यानी कि हर सब सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं एंटिटीज़ उसके जो है एलिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं। देन एंटिटी इंटर रिलेशनशिप्स, और उन एंटिटीज़ के दरमियान जो है वो इंटर रिलेशनशिप्स जो है वो एग्जामाइन करते हैं टू डेवलप दी एडिशनल एंटिटीज़ नीडेड टू सपोर्ट दी रिलेशनशिप्स। कंपोनेंट बेस्ड, जिस तरह मैंने पहले बात की है कि हम हमारे पास एक जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है हम उसको क्या करते हैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड दी सिस्टम इनटू कंपोनेंट्स, ताकि हम उनको इंडिपेंडेंटली जो है वो सॉल्व कर सकें और वो तमाम के तमाम हमारे पास जो कंपोनेंट्स हों वो क्या हों इंडिपेंडेंट हों। फॉर्मल मेथड्स रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मैथमेटिकल नोटेशन, यानी कि हर रिक्वायरमेंट को जो है वो हम क्या करते हैं उसका एक मैथमेटिकल जो है इक्विवेलेंट बनाते हैं, मैथमेटिकल जो है फॉर्म में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। विच मेथड टू चूज़, यानी कि हमें कौन सा मेथड जो है वो चूज़ करना चाहिए। तो हर पर्सपेक्टिव से मतलब डिफरेंट वजूहत की बिना पर हम जो है डिफरेंट डिज़ाइन मेथड को चूज़ करेंगे। डाटा ओरिएंटेड डिज़ाइन इज़ यूजफुल फॉर सिस्टम्स दैट प्रोसेस लॉट्स ऑफ डाटा, यानी कि किसी ह्यूज डाटा को प्रोसेस करने के लिए, कम्प्लेक्स डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो है हम क्या करते हैं हम जो है डाटा ओरिएंटेड डिज़ाइन मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। डेटाबेस एंड बैंकिंग एप्लीकेशंस, जिस तरह से हम डेटाबेस या बैंकिंग एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं डाटा ओरिएंटेड डिज़ाइन मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज़ यूजफुल फॉर प्रोसेस इंटेंसिव सिस्टम्स दैट विल बी प्रोग्राम्ड यूजिंग प्रोसीजरल लैंग्वेज सच एज सी, यानी कि सी लैंग्वेज में अगर हमने कोई सिस्टम बनाना है, कोई प्रोग्राम बनाना है, तो हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड आर यूजफुल फॉर एनी सिस्टम दैट विल बी प्रोग्राम्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सच एज सी प्लस प्लस, यानी कि सी प्लस प्लस में अगर हम कोई सिस्टम बनाना चाहें, कोई सिस्टम डेवलप करना चाहें, तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारे पास कंपोनेंट बेस्ड मेथड आर यूज्ड फॉर दी लार्ज सिस्टम दैट कैन बी मॉडलाइज्ड, यानी कि अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स सिस्टम है, कोई ह्यूज सिस्टम है जिसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो है एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कंपोनेंट बेस्ड मेथड को जो है वो अप्लाई करते हैं, ताकि हम इस पूरे प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में जो है वो छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड करें और हर मॉड्यूल को जो है वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें। फॉर्मल मेथड्स आर कंसीडर्ड टू बी एन अल्टरनेटिव टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड क्लासिकल मीन ट्रेडिशनल डिज़ाइन मेथड्स, बट देयर यूज इज़ एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि जब हम फॉर्मल मेथड अप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिक्वायरमेंट का फेस होता है, यानी कि हमने रिक्वायरमेंट को जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट फेज पे जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है। बट देयर यूज इज़ एक्सपेंसिव एंड क्लेम्स ऑफ रिड्यूस्ड एरर्स रिमेन अनप्रूव्ड। However, the ability to formally validate the correctness of software artifact is appealing and research on formal method is ongoing. डिज़ाइन पैराडाइम्स, यानी कि डिज़ाइन प्रोटोटाइप्स, हमारे पास स्ट्रक्चर डिज़ाइन, फंक्शन ओरिएंटेड डिज़ाइन,
या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन हमारे पास दो टाइप्स के जो है वो पैराडाइम्स हैं, प्रोटोटाइप्स हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की। स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीजरल पैराडाइम फोकस ऑन प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, यानी कि हम जो है इस प्रोटोटाइप में या इस पैराडाइम में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कितने जो है वो प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से हमने प्रोसीजर्स को जो है वो अप्लाई करना है, और हमारे पास कितने टोटल फंक्शंस जो हैं हमने डेवलप करने हैं अपने सिस्टम को डेवलप करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए। डिज़ाइन दी सिस्टम बाई डिकम्पोजिंग इट बेस्ड ऑन दी प्रोसेसेस एंड फंक्शन, यानी कि इस पैराडाइम में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है हम उसको प्रोसेसेस और फंक्शंस की बेस पे जो है वो डिकम्पोज करते हैं। हम जो है टोटल फंक्शंस को काउंट करते हैं और उन फंक्शंस की बेस पे पूरे सिस्टम को डिकम्पोज कर देते हैं। हमारे पास टॉप डाउन एल्गोरिथमिक डिकम्पोजिशन एक अप्रोच है जो हम इसमें यूज़ करते हैं। दिस अप्रोच सेपरेट्स डाटा फ्रॉम प्रोसीजर्स, जिसकी मदद से हम डाटा को प्रोसीजर से जो है वो सेपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं। लेवल टॉप लेवल ये है हमारे पास, ये यहाँ पे एक जो है लेवल 2 है। यहाँ पे फिर लेवल 2 से हमारे पास कितने फंक्शन जो है वो जा रहे हैं। फिर इस लेवल 3 पे जो है हमारे पास मज़ीद जो है 2 फंक्शंस जो है वो जा रहे हैं। तो ये जो है हम इसमें टॉप डाउन अप्रोच जो है वो यूज़ करते हैं किसमें, प्रोसीजरल पैराडाइम में। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है टेम्परेचर कन्वर्जन की। अगर हम इसका जो है वो डिज़ाइन बनाएं तो हमारे पास एक सिलेक्शन मेन्यू होगा। अगर हम फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड जो है वो कन्वर्जन करना चाहें तो हम क्या करते हैं, इनपुट फ़ारेनहाइट कन्वर्ट एंड आउटपुट सेंटीग्रेड, यानी कि फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। ये यहाँ से इनपुट लेगा किस में, फ़ारेनहाइट में, फिर उसको कन्वर्ट किस में करेगा, आउटपुट जो है वो सेंटीग्रेड में हमें देगा। या फिर हमारे पास जो है सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट में अगर होगा तो ये क्या करेगा, इनपुट लेगा सेंटीग्रेड में, फिर उसको क्या करेगा, आउटपुट हमें देगा फ़ारेनहाइट में। ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि इंटरडिपेंडेंसीज बिटवीन वेरियस फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, यानी कि हमारे पास ये ड्रॉबैक, इसका डिसएडवांटेज हो सकता है कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं या प्रोसीजर होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, उनके अंदर जो है इंटरडिपेंडेंसीज हो सकती हैं, जिसमें हमारा जो हम कहते हैं कि हमारा मॉड्यूल जो है, हर मॉड्यूल जो है वो सिंगल टास्किंग होना चाहिए। हर एक मॉड्यूल या सब सिस्टम जो है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है प्रोसीजरल का या स्ट्रक्चर्ड पैराडाइम का, कि इसके अंदर जो है वो इंटर डिपेंडेंसीज जो है वो अकर हो सकती हैं, कैन नॉट बी री यूज ईजिली। तो साफ ज़ाहिर है जब जो है मॉड्यूल्स या फंक्शंस जो हैं वो इंटर डिपेंडेंस होंगे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, तो हम क्या कर सकेंगे, उनको जो है रीयूज़ नहीं कर सकेंगे किसी और सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। डाटा रिलेटेड टू ईच फंक्शन इज़ नॉट अटैच्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम डिस्क्राइबिंग द सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक दूसरे के दरमियान जो है वो इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर ऑब्जेक्ट को जो है हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असाइन कर देते हैं, कोई उसका स्पेसिफिक टास्क जो है वो असाइन कर देते हैं। ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनकैप्सुलेशन, स्टेट्स, इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की। बॉटम अप अप्रोच इसमें इनकैप्सुलेट डाटा एंड प्रोसीजर्स इन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, रिफाइनमेंट इन क्लासेस लीड टू कंपोज्ड लार्जर सिस्टम, यानी कि हर क्लास को जो है हम क्या करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक लार्जर सिस्टम जो है वो कंपोज कर सकते हैं। बेनिफिट्स, इंजॉयज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच, यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है, इसमें जो तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एक मॉड्यूल्स या सब सिस्टम की तरह जो है ये एक मॉड्यूलर अप्रोच को जो है वो इंजॉय करती है। कौन सा पैराडाइम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। डिपेंडेंसीज कैन बी हैंडल्ड बाय फाइंडिंग दी कॉमनैलिटीज़ थ्रू इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि इसका एक बेनिफिट ये भी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम का कि हम ये देख सकते हैं कि
जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के कंसेप्ट की मदद से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन सी कम्युनलिटीज़ हैं, यानी कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो कॉमन हैं। तो हम इससे ये चेक कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे पे कितना डिपेंडेंट हैं। नेचुरलनेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम मॉडल दी रियल वर्ल्ड बेटर बिकॉज एवरीथिंग इन रियल वर्ल्ड इज़ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद है रीयूजेबिलिटी, यूजिंग दी एग्जिस्टिंग क्लासेस आर कंपोनेंट्स इन फ्यूचर डिज़ाइन विदाउट मच एफर्ट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारे पास क्लासेस हैं, हम उनको न्यू डेवलपिंग या न्यू डिज़ाइनिंग, जो हमारे पास हम जो न्यू सिस्टम बनाने जा रहे हैं, हम क्या करते हैं एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस को न्यू सिस्टम्स के अंदर जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के। इफ़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज़ incorrect, the implementation derived from the design in an object oriented programming language would be very complex। तो ये तो हमने एक कॉमन सेंस है कि हमारे पास अगर डिज़ाइन ठीक होगा तो हम क्या कर सकेंगे, हमारे पास जो बाकी की इम्प्लीमेंटेशन है उस डिज़ाइन की बेस पे तो वो सही होगी। अदरवाइज़ अगर जब हमारा डिज़ाइन ही ठीक नहीं होगा तो हमारी जो बाकी की इम्प्लीमेंटेशन है तो वो ठीक नहीं होगी। Structured versus object oriented paradigm, in structured design data and functions are kept separately। इसमें जो हमारे पास स्ट्रक्चर डिज़ाइन है इसमें फंक्शंस और डाटा जो है वो हम उनको क्या करते हैं सेपरेट रखते हैं। यूजुअली ऑल दी डाटा आर प्लेस्ड बिफोर एनी ऑफ दी फंक्शंस आर रिटन, यानी कि हम फंक्शन को राइट करने से पहले ही तमाम का तमाम जो डाटा होता है वो प्लेस कर देते हैं। समटाइम इट इज़ नॉट इंट्यूटिवली नोन विच डाटा वर्क्स विद विच फंक्शन। In object-oriented design, the related data and functions of an object are placed together within one unit। Object-oriented में हमारे पास जो डाटा होता है और फंक्शन होता है हम उसको क्या कर सकते हैं एक ही जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें प्लेस कर देते हैं। इन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच abstraction exists in functions unlike object-oriented approach where abstraction is in terms of objects। हमारे पास डिज़ाइन गोल्स हैं कुछ, रिलायबिलिटी है, यानी कि हमारा जो डिज़ाइन है वो रिलायबल होना चाहिए, वो उन तमाम की तमाम फंक्शनैलिटीज़ को जो हमारे कस्टमर को चाहिए हों वो जो है वो तमाम की तमाम परफॉर्म करे, यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। मॉडिफाइएबिलिटी, यानी कि हमारा जो सिस्टम हो वो मॉडिफाइएबल होना चाहिए। मेंटेनेबिलिटी, तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक करेक्टिव मेंटेनेंस होती है, दूसरी होती है अडैप्टिव मेंटेनेंस, यानी कि हम उसमें एरर्स को रिमूव कर सकें। और हमारे पास जो अडैप्टिव मेंटेनेंस है यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो तमाम की तमाम जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस हों उनमें अडाप्ट हो जाए या उनको अडाप्ट कर ले। अडेप्टेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, पोर्टेबिलिटी, तो ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे क्या है लिस्ट ऑफ द डिज़ाइन गोल्स, यानी कि हमारा जो गोल है कि ये है कि हम जो है हमारा जो सिस्टम हो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हाई हो, गुड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड इंटरफेसेस होने चाहिए, यूज़र फ्रेंडलीनेस, रीयूज़ ऑफ कंपोनेंट्स, रैपिड डेवलपमेंट, मिनिमम नंबर ऑफ एरर्स, रीडेबिलिटी, एज ऑफ लर्निंग, एज ऑफ रिमेंबरिंग, एज ऑफ यूज़, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, यानी कि लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हमारी एक लिस्ट है डिज़ाइन के गोल्स की। तो ये हमारे पास कुछ जो गोल्स हैं या कह लें एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पे कॉमन है, यानी कि एंड यूज़र के लिए भी ये रन टाइम एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्लाइंट के लिए भी जो उसको परचेज़ कर रहा है या स्पॉन्स कर रहा है उसके लिए भी ये हमारे पास रन टाइम एफिशिएंसी जो है वो कॉमन होनी चाहिए। रिलायबिलिटी जो है वो भी होनी चाहिए इन तमाम डेवलपर, मेंटेनर, एंड यूज़र, क्लाइंट, कस्टमर, स्पॉन्सर, ये तमाम के लिए जो है हमारे पास पोर्टेबिलिटी और गुड डॉक्यूमेंटेशन, ये तीन जो है एट्रीब्यूट्स हमारे पास, ये तीनों जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट है,
एंड यूज़र है, डेवलपर है, तो ये हमारे पास जो है इनकी ये तीनों की तीनों जो है वो कॉमन है तमाम के लिए। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इसको इंशाल्लाह देखें आप, इससे जितनी भी रिलेटेड आपकी क्यूरीज हों या क्वेश्चन हों वो मुझे लाजमी इन्फॉर्म करें ग्रुप में। तो इंशाल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।